हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस 1 से 40 करेंगे, ठीक। कुछ मित्रों के सजेशन आए थे 75 क्वेश्चन एक साथ करने के, बट थोड़ी सी दिक्कत है, इश्यूज़ हैं डेटा का और टाइम का, तो उस वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन में ही एडजस्ट कर लीजिए अभी, ठीक है। बाद में रिसोर्स वगैरह हो जाएंगे तो फिर बढ़ा दिया जाएगा। आशीष जी हैं और एक रॉबिन जी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था। और आप लोगों की बात सही है कि एक टेस्ट को कराने के लिए 5 वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, बट क्या करें सर, वो फुल टाइम नहीं दे पाते हैं, कुछ अपनी भी मजबूरियाँ हैं। खैर छोड़िए, अभी 40 क्वेश्चंस में एडजस्ट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ 1.25 पर देख लेना यदि थोड़ा सा लेंथी हो जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऐड किए ही है ना। आइए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर यहाँ से कोड से देख लिया करो, ठीक है। 2109 जो लिखा है, इसका 2109 का मतलब टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। और 21 ये 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं जूम कर दे रहा हूँ फुल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिष्ठित रायसीना संवाद का भी कौन सा संस्करण हुआ, ठीक है। रायसीना डायलॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संस्करण कौन सा हुआ ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये डायलॉग है क्या। सामान्य भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, ये हर साल होने वाली मीटिंग है, और इस मीटिंग में वो मुद्दे या उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो इस ग्लोब पर सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है, यानी चैलेंजेस। यदि आपसे पूछा जाए कि जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन कौन सा है, सबसे बड़ी मीटिंग कौन सी है, रायसीना डायलॉग आपको मार देना है। जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र। और वर्तमान में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर तो ये काम कर ही रहा है। तो अभी 2020 की सबसे बड़ी चुनौती तो क्या थी, ये कोविड-19 ही थी, है ना। और किस में भी है और आगे पता नहीं है। तो इस बार जो चर्चा हुई है इस डायलॉग में वो कोविड-19 पे हुई है, और ये हर साल न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, इस बार 2 संस्थाओं ने ऑर्गेनाइज किया। एक तो अपना खुद का विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय, और दूसरा है ORF। इसको भी याद रखना है, ठीक है। ORF का मतलब है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और इस बार 2021 का जो थीम था, विषय था, सब्जेक्ट था इस डायलॉग का, वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसको, कहाँ गया, ये है, दिख रहा है आप लोगों को, मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये 6th एडिशन है, 6वीं बार हो रहा है, ठीक है। 2016 से स्टार्ट हुआ था रायसीना डायलॉग, नई दिल्ली में शुरू होना 2016 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2021 में जो हो रहा है वो 6वां है। इसको ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे इसके, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दिख रहा है ना आपको, जूम कर दें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय, और ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। और इस बार की आपको थीम जान लेना है। इस बार की थीम है #वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स और आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक, याद रहेगा, ठीक है। 2016 से स्टार्ट हुआ था, मतलब पहला संस्करण 2016 में हुआ, 17 में दूसरा, 18, 19, 20, 21, यहाँ तक जोड़ोगे तो 6वां आ जाएगा, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर 6वां हो गया, बी ऑप्शन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, ई शांता प्लेटफॉर्म शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दे रहा हूँ, ठीक। इसको सीधा हम लोग इमेज पे देखते हैं ताकि वहाँ पे हम लोग जान सकें। ये देखिए, आपको इमेज से लग रहा होगा कि ये किसके लिए काम करने वाला है पोर्टल, ई शांता। इसका फुल फॉर्म पढ़िए पहले, ई शांता का। ई का मतलब आप लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। एस से मतलब है सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग, NACSA इसका भी हम बताते हैं फुल फॉर्म, फार्मर्स ट्रेड एंड एक्वाकल्चर, यानी एक्वा फार्मर्स जो हैं उनके लिए ये पोर्टल है। एक्वा फार्मर्स समझ रहे होंगे आप लोग, ऐसे किसान जो सी फूड का प्रोडक्शन करते हैं। सी फूड में दिख रहा है ना, ये दिख रहा है नीचे आपको इमेज दिख रही होंगी, मछली, क्रैब्स वगैरह, केकड़े, ये सब खाने वाली चीज़ें हैं ना। आजकल तो सब लोग हर चीज़ खाने लगे हैं लोग, ठीक है। तो आपको एक बात पता चली है कि ई शांता जो है वो एक्वा फार्मर्स के लिए एक फैसिलिटी है। लेकिन ये फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड की जा रही है, इस फैसिलिटी से मतलब इस फैसिलिटी को वो यूज कैसे करेंगे फार्मर्स। जैसे आपको पता है कि ये क्या है, ये आपको पता है कि ये पोर्टल है, ठीक है, एक पोर्टल है। आप इसको अमेज़ॉन की तरह समझ लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। अमेज़ॉन पे क्या करते हैं लोग, दुकानदार लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले तो सेलर बनते हैं उस पर, सेलर के बाद वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वेबसाइट पर,
फिर उसको कस्टमर लोग देखते हैं, फिर उसको परचेज़ करते हैं, ठीक है। यही काम एक्वा फार्मर्स के लिए ई शांता करेगा, ठीक है। इस पोर्टल पे क्या होगा कि एक्वा फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को मतलब कौन किसको, इन मछलियों को, क्रैब्स को और ये श्रिम्प्स वगैरह जो हैं और तमाम तरीके के जो भी हैं, सिर्फ एक ही ये 3 स्पीसीज जो दिख रही हैं बस 3 ही नहीं होती हैं, सी फूड्स में तमाम स्पीसीज आती हैं। तो इन प्रोडक्ट को एक्वा फार्मर्स इस पोर्टल पर लिस्ट करेंगे, ठीक है। लिस्ट करने के बाद उनका प्रोडक्ट इस पोर्टल पे दिखेगा सबको मतलब कस्टमर को दिखेगा तो वो ऑर्डर लगाएगा तो फिर वो परचेज़ करेगा, है ना। परचेज़ करेगा तो क्या सेल होगा, तो इसका क्या होगा, एक्वा फार्मर्स की इनकम क्या होगी, जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी और इन किसानों का प्रोडक्ट भी मेन मार्केट में बिकने लगेगा, फिर पूरा देश जानेगा इनके प्रोडक्ट्स को। एक तरह से एक्वा फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए किया गया, ठीक है। एम्पावरमेंट, इनका भी सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट ऑफ एक्वा फार्मर्स। अब मुख्य परीक्षा में एक्वा फार्मर्स को एक्वा फार्मर्स ही लिखना, इसको हिंदी में जल किसान मत लिखना, जल किसान वो ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। कभी कभी हिंदी का ट्रांसलेशन सब कुछ बिगाड़ देता है, उससे अच्छा है कि देवनागरी में एक्वा फार्मर्स लिखना है। और ये इसका जो फुल फॉर्म हम अभी देख रहे थे NACSH का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब याद ना भी रहे कोई भी दिक्कत नहीं, बट मेन चीज़ आनी चाहिए कि ई शांता है क्या, एक एक्वा किसानों के लिए एक फैसिलिटी है पोर्टल के फॉर्म में, ठीक है। चलें वापस चलें क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्वा फार्मर्स, जल कृषकों के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला। समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, III, ठीक है। इसको III के नाम से भी जानते हैं, जानने के मतलब शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं III इंडेक्स, वो तो इसी का शॉर्ट फॉर्म ही लिख दिया है ना। आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है वो एक इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है, वो भी रिलीज करता है। कौन सा, डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र सूचकांक। अभी इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो यही संस्था EIU जो है वो भी समावेशी इंटरनेट सूचकांक ये भी रिलीज करती है, ठीक है। तो अभी EIU ने जो रैंकिंग दी है इंडिया के लिए वो 49 दी है, ठीक है, 49। ये वही संस्था है जिसने अपनी इंडिया की डेमोक्रेसी को क्या बोला है, फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला है। फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र बोला है EIU ने। अब क्या भैया अपनी डेमोक्रेसी को क्या इनको त्रुटिपूर्ण लग गया। इस यूनिट का मानना था कि इंडिया में वायलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेटरी योजनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं, असमानतापूर्ण जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा बनती हैं और वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ की डेमोक्रेसी को इन्होंने फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाल दिया। खैर जो भी हो, इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है, ठीक है, लंदन में, ठीक है, याद रखना, पूछता है। बड़ी एक्टिव है ये संस्था आजकल, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में स्थान पता चला 49। EIU के बारे में जान लिया, हेडक्वार्टर लंदन में है, अपनी डेमोक्रेसी को उन्होंने फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला यानी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र बोला। और रैंकिंग कितनी थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की, 53, याद आ रहा है, 53 हम लोग पढ़े हैं इसको, ये पहले भी पूछा जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन कीजिए। पोर्टफोलियो से सदस्य ये मैच कराना है, ये सब मत पढ़ा कीजिए, ठीक है। ये इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10-12 सेकंड नहीं देना है इसमें, 10-12 नहीं तो 4-5 सेकंड तो खर्च होगा ना। नए स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, पुराने लड़के तो जानते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है, सूची 1 सूची 2 है तो मिला नहीं करना होगा ना। चलिए देखिए, अब इन ऑप्शन यहाँ नाम से पता चल रहा होगा कि बहुत पुराना पोर्टफोलियो की ये बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो का मतलब मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मेंबर थे उस समय पे, कौन कौन से मंत्री थे। तो शिक्षा के बारे में आप लोग परिचित होंगे, शिक्षा मंत्रालय किसके हाथ में था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के, ठीक है। सी का 4 एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो हम लोग को मिल ही जाता है। बाकी भी जान लीजिए, फूड और एग्रीकल्चर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के पास था, ठीक, तो D का 3 हो गया। और रक्षा मंत्रालय ये था किसके पास था बताइए, बलदेव सिंह। और रेलवे परिवहन जॉन मथाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हो गया। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। 5वां देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड ऑन। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो आज प्रियम्बल में आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल देख रहे हैं ना,
लगभग वैसे ही है, ठीक है, वैसे ही था ये उद्देश्य प्रस्ताव, आगे जाके प्रेमबल ही तो बना। जो प्रेमबल में आज बातें लिखी हैं वो वही तो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था, लगभग उसी जैसा था। तो ये मूव किसने किया था, लाया कौन था, JL नेहरू साहब, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है, याद रखना डेट। और लगभग एक महीने बाद यानी 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों के द्वारा अपना लिया गया था, ठीक है, सर्वसम्मति से। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रियम्बल से याद आया, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रियम्बल पर एक अच्छा सा क्वेश्चन। प्रियम्बल के बारे में क्या पढ़ा था, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है, मतलब ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, प्रियम्बल कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, और ये पावर का सोर्स नहीं है, संविधान का पावर का सोर्स प्रियम्बल नहीं है, ठीक है। पावर ऑफ सोर्स क्या है, पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक है। चलिए 6वां क्वेश्चन कीजिए। 6वें में क्या है, हम लोग को जो महाजनपद थे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी थोड़ी ना आएगा यहाँ पे तो दक्षिण से उत्तर हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है, जल्दी से अरेंज कर देते हैं। आपको पता है कि साउथ में एक ही महाजनपद था, कौन सा, असमक, तो ये तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा, है ना, असमक। तो दक्षिण से उत्तर मिलाना है, यानी पहले नंबर जो आएगा वो असमक आएगा, ठीक है, सबसे दक्षिण वाला आएगा। तो तीसरा देख लीजिए कहाँ पे लिखा है, तो तीसरा यही लिखा है सबसे पहले, तो आंसर तो बी हो जाएगा, आंसर तो हम लोग को पता ही चल गया, और ऑप्शन में 3 है ही नहीं पहले। ठीक है, आओ इसको जल्दी से इमेज पे देख लो, और बाकी 16 भी देख लो, थोड़ा सा इमेज पे नज़र रहती है तो याद रहता है। दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए ये सबसे साउथ का है असमक, ये सबसे दक्षिण में है, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये 16 जनपद हैं, इसकी कैपिटल भी हैं, दो साथ में कैपिटल भी लिखी हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेना आप लोग एक बार। आगे बढ़े क्वेश्चन पे, रुको मैं पूरी इमेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका इतने में ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते रहना फिर जब भी समय मिले। तो इन 16 जनपद में सबसे उत्तर में कौन सा है, कम्बोज दिख रहा है सबसे उत्तर में, कौन सा ले रहा, जो ऑप्शंस में दिए मैं उस पर गोला मार दे रहा हूँ, ठीक है। और अवंती कहाँ है, अवंती है, तो दक्षिण से उत्तर अरेंज कर दीजिए, तो असमक आ जाएगा, ठीक है, फिर अवंती आ जाएगा, फिर कौशल आ जाएगा, फिर कम्बोज आ जाएगा, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा ना क्वेश्चन, कम्बोज सबसे लास्ट में कर देना, ठीक, अवंती कौशल, यानी असमक, अवंती, कौशल और कम्बोज, बी ऑप्शन हो गया। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन अनुयायियों द्वारा माने जाने वाले त्रिरत्न, ठीक है, कौन सा त्रिरत्न नहीं था ये बताना है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़े होंगे इसको। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये 3 त्रिरत्न थे, ठीक है, जैन धर्म में। राइट व्यू जो है वो नहीं था ऑप्शन में, राइट व्यू नहीं है, राइट व्यू त्रिरत्न का भाग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, मतलब इनको फॉलो करना आसान नहीं था, बड़े स्ट्रिक्ट रूल थे ना जैन धर्म में, आप लोगों को तो पता ही होगा, पढ़े होंगे ना ठीक से। जैन धर्म के बारे में बोला जाता है कि उनके जो रिचुअल्स थे वो इम्प्रैक्टिकेबल थे, ठीक है, फॉलो किए नहीं जा सकते थे। बौद्ध धर्म इसलिए तो आगे बढ़ गया था इनसे। चलिए 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस एवं बाबोसा किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए। आपने हिस्ट्री में जब पुर्तगाल आगमन के गवर्नरों के बारे में पढ़ा होगा तो अल्बुकर्क का नाम पढ़ा होगा। अल्बुकर्क साहब ने क्या है कि अपने एक राजदूत कृष्णदेव राय साहब के दरबार में भेजा था। अगर इन दोनों की केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा तो आप थोड़ा सा हिंट कर ले जाएंगे कि हाँ, पुर्तगाल का समय जो है वो कृष्णदेव राय के समय के पास में था, और इनके रिलेशन ठीक ठाक थे पुर्तगालियों से। अब देवराय साहब के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये विजयनगर के शासक थे, ठीक है, विजयनगर शासकों में से एक थे, ठीक है। कृष्णदेव राय साहब आर्ट एंड कल्चर के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और इनको कई नामों से जानते हैं, अभिनव भोज, पितामह, आंध्र भोज तो एक बार PCS ने पूछ भी लिया, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। शासक लोगों के जो उपनाम है वो बड़े पूछता है PCS। एक चीज़ और इनके बारे में बस जान लीजिए, ये याद रखना है, अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है, अष्टदिग्गज। अभी 8 विद्वान हैं, अभी वो सब नाम लिखना और डिस्कशन करने का समय नहीं है, बस कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते चलें, वही पर्पज है बस,
ठीक है, आंसर तो कृष्णदेव राय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नमा क्वेश्चन देखिए, नमा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नमा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें देखो कर्नाटक वार आपको दिख रहे हैं, कर्नाटक, अंबूर की, बंडीवास, ये सब एक ही लड़ाई से संबंधित हैं, कर्नाटक वार। ठीक है, कर्नाटक वार से संबंधित हैं ये सारी लड़ाइयाँ। इसको थोड़ा सा भी अलग रखो, बाकी इतनी लड़ाइयाँ हैं एक कर्नाटक वॉर से रिलेटेड है। और कर्नाटक वार में आप लोग जान रहे हैं कि फ्रांस प्लस इंग्लिश, अंग्रेज और फ्रांस की ये अपोजिट में दोनों राइवलरी थे, है ना, राइवल। एक कर्नाटक युद्ध ऐसे युद्ध थे कि इन्हीं युद्धों को तय करना था कि फ्रांस को राज करना है इंडिया पे, या फिर इंग्लैंड को करना है, या फिर ब्रिटिश लोगों को करना है। तो खैर फ्रांस तो कुछ नहीं कर पाए, ये सब कुछ कर ले गए थे। लेकिन यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, तीनों कर्नाटक वार का टाइमिंग लिख दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए पहला कर्नाटक वार जो हुआ, इंग्लिश में कर्नाटक उसको लिखा है, ठीक है, हिंदी में कर्नाटक युद्ध और इंग्लिश में कर्नाटक वॉर बोलता है। इसका जो टाइमिंग था वो 1746 से 48, यानी 3 साल। और ये सब किस किस के बीच में हुई, वही फ्रांस और इंग्लिश। ठीक है, और इन्हीं के चालों के बीच में अपने घरेलू शासक भी थे। अब वो माथापच्ची हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना समय नहीं है। ये घरेलू शासक यानी मुग़ल शासक। ठीक है, मुग़ल शासक तब तक कमज़ोर हो चुका था खैर मुग़ल शासन। तो 1746 से 48 के बीच में कर्नाटक फर्स्ट वॉर हुई। ठीक है, उसके बाद 1749 में अंबूर की लड़ाई हुई। अंबूर की लड़ाई में अनवर उद्दीन नाम लिखा हुआ दिख रहा ना आपको, अनवर उद्दीन की हत्या कर दी गई। ये मुग़ल शासक थे, ठीक है, उस समय पे वहाँ मद्रास में। फिर इनकी हत्या ने क्या कर दिया, अब ये तो ख़त्म हो गया, मद्रास की गद्दी पे कौन बैठेगा। फिर उस गद्दी को बैठने के क्रम में बड़ा घमासान हुआ कि अब गद्दी पे बैठेगा कौन। तो इनकी हत्या से ये सेकंड कर्नाटक वार स्टार्ट हो जाती है 1749 से 54 के बीच में। ठीक, ये अलग अलग ट्रीटी से और संधियों से ख़त्म भी होते गए। जैसे पहली कर्नाटक वॉर जो थी वो किस संधि से ख़त्म हुई थी, ये पूछता है कुछ नहीं। इस ट्रीटी का नाम याद रखना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। ठीक है, तो सेकंड कर्नाटक वॉर ये 5 साल चली। फिर थर्ड कर्नाटक वॉर 1756 से 63 चली। ठीक है, 1760 बीच में है इसके, 1756 से 63 के बीच में 1760 है। 1760 में बॉन्डीवास का वार युद्ध हुआ। ठीक है, बॉन्डीवास की बैटल हुई। ये बॉन्डीवास की बैटल जो है वो इसी का भाग था। ठीक है, थर्ड कर्नाटक वार का ही हिस्सा था। जैसे अंबूर की लड़ाई जो है वो फर्स्ट कर्नाटक वॉर का ही हिस्सा थी। ये बॉन्डीवास तमिलनाडु में है। बॉन्डीवास कहाँ पे है, तमिलनाडु में। फिर 1763 में ट्रीटी ऑफ पीस हो जाती है। ट्रीटी ऑफ पीस, इसको नाम याद रखना, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस बोलते हैं इसे, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। इस संधि ने कर्नाटक वार को ख़त्म कर दिया और अंग्रेज एक तरह से विजयी हो गए, फ्रांस का सफाया हो गया। इन सब बारों से सिद्ध हो गया था कि फ्रांस अब यहाँ पर रहने लायक नहीं है, अब यहाँ से कट लो। आपकी पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती है इंग्लिश के सामने। ठीक है, तो यहाँ से फिर इंग्लिश की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। फिर आगे बक्सर के युद्ध होता है, वो तो और पक्की मोहर लगा देता है। अब चलें वापस क्वेश्चन पे चलें। अब इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट हैं इस क्वेश्चन में। कर्नाटक वॉर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी उतना समय नहीं है ना टेस्ट सीरीज में, तो चलो जल्दी से टिक लगा लेते हैं। ये जो समय दिया 1746 से 1748, ये तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर का समय है ना, तो ये तो गलत मैच है ना, ये तो द्वितीय लिखा है, तो ये तो गलत है। और जैसे ही फर्स्ट कर्नाटक वॉर ख़त्म होती है, अंबूर की लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कारण बनती है दूसरे कर्नाटक वॉर का, तो 1749 से तो सही मैच है, ये सही मैच है। बॉन्डीवास की लड़ाई कब हुई थी, तीसरे कर्नाटक वॉर का हिस्सा थी। ठीक है, तमिलनाडु का है, बॉन्डीवास कहाँ है, तमिलनाडु में, और ये 1760 में हुई थी, 60 में, ना कि 56 में, तो ये भी गलत है। अब अक्सर के युद्ध आपको पता है 64 में हुआ था, तो ये भी गलत है। ओनली 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अंबूर की लड़ाई सही मैच है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक प्रमुख गवर्नर होता था। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गवर्नर अंटिल 1772। तो ये तो सही है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पॉइंट है 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 का है। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था आप लोग बताएंगे। चलिए समय हो तो कमेंट करके बताना, और ना समय हो तो कोई बात नहीं, मन में सोच लेना, रिवाइज हो जाएगा।
तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। नहीं भाई, रॉबर्ट क्लाइव साहब को थोड़ी ना बनाया था, हेस्टिंग्स साहब आ गए थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। तो ये पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। 1858 की क्या लिखा है, सम्राज्ञी की घोषणा के बाद, सम्राज्ञी मतलब रानी, घोषणा के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल था। देखो 1858 का एक्ट जो है आपको पता होगा। 1857 में हुई थी क्रांति, 1857 का रिवोल्ट, और उस रिवोल्ट ने अंग्रेज़ों के कान खड़े कर दिए थे। तो फिर इंग्लैंड की संसद से क्या फरमान आ गया था। वो फरमान किसके फॉर्म में था, 1858 का एक्ट के फॉर्म में फरमान आ गया। फरमान में ही लिखा था कि भैया अब हम सीधे राज करेंगे इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम तमाम हो गया 1858 के बाद, ठीक है। अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब ख़त्म कर दिए गए, कंपनी ख़त्म हो गई। और यहीं से फिर गवर्नर जनरल को वाइसरॉय वाला बोला जाने लगा, ठीक है, वाइसरॉय। और 1858 में एंट्री हो जाती किसकी, लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग की। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो सही लिखा है, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 और 3 सही है। आगे बढ़ें, चलिए 11 क्वेश्चन देखिए। 11वां देखिए, ऋतु प्रवास, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसह्यूमेंस पद का अर्थ क्या है। ऋतु प्रवास का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, रहने के लिए, बसने के लिए, बट अपने जानवरों के साथ, अपने लाइव स्टॉक के साथ। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सी ट्राइब्स करती हैं, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सी ट्राइब्स हैं जो ऐसा करती हैं। और ये तो पक्षियों में भी देखा जाता है, ये पक्षी भी ऋतु प्रवास करते हैं। जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं वो ऋतु प्रवास ही तो करती हैं। एक सीज़न दूसरे यहाँ रहती हैं और दूसरे सीज़न, जब सीज़न चेंज हो जाता है तो वो अपने फिर वापस घर आ जाते हैं। ऐसी ट्राइब भी करती हैं। कुछ ट्राइब्स हैं, उनके आप नाम याद रखिए। जैसे जम्मू कश्मीर के गुज्जर कम्युनिटी जो है, गुज्जर समुदाय, ये ऋतु प्रवास करती है। बकरवाल जो है वो भी ऋतु प्रवास करती है। और हिमाचल प्रदेश की गद्दी समुदाय, ये भी ऋतु प्रवास करती है अपने लाइव स्टॉक के साथ। लाइव स्टॉक में अपनी पशुओं के साथ, पालतू जानवरों के साथ। अब जम्मू कश्मीर है तो भाई पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ी घाटियों में चले जाएंगे। जब गर्मी पड़ेगी तो घाटियों में चले जाएंगे, जब सर्दी आएगी तो फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, है ना। ये ऋतु प्रवास हो गया उनका। तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 12वां देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सभी से परिचित होंगे मेरे हिसाब से। मसाई के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये सबसे लंबी, ये इनकी हाइट बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबे होते हैं ये ट्राइब वाले लोग जो हैं, बहुत लंबे होते हैं। और मसाई के बारे में एक फेमस आपने किस्सा सुना होगा कि ये गाय को पालते हैं और गाय के दूध में गाय का ही खून निकाल के उस दूध में मिक्स करते हैं, खून को, ठीक है, और वो पीते हैं। मतलब गाय की हत्या नहीं करते हैं, बस गाय से खून निकाल के उनके दूध में मिला लेते हैं और वो उसको फिर पीते हैं। तो ये कहाँ की है, कीनिया की है, मसाई कीनिया की है। बहुत फेमस ट्राइब है मसाई। ये हमेशा लाल वस्त्र पहनते हैं। अभी हम इमेज दिखाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये लाल कपड़े पहनते हैं हमेशा। इनका मानना है कि जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा होगी। जानवर लोग थोड़ा सा लाल कलर को अवॉइड करते हैं ना। बद्दू जो है वो अरब ट्राइब है, ठीक है, अरब की ट्राइब है। अब ट्राइब है और अरब में है तो कहाँ रहेंगे, रेगिस्तान में रहेंगे। रेगिस्तान में रहेंगे, अपना ऊँट लेके वहीं पे अपना टेंट वगैरह लाएंगे, वहीं पे रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो जो एक जगह से दूसरी जगह जा के रहते हैं, बसते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नोमैडिक बोलते हैं, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब बोलते हैं ना, नोमैडिक ट्राइब, जो एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं। प्यूकीमी के बारे में जान लीजिए। ये दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट ट्राइब है। शॉर्टेस्ट का मतलब यहाँ पे संख्या में कम मत समझना। शॉर्टेस्ट का मतलब बहुत छोटी हाइट के होते हैं, बौने टाइप के होते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट ट्राइब है। अगर पूछ लेगा सबसे शॉर्टेस्ट ट्राइब कौन सी है दुनिया की, तो पिग्मी मार देना, ठीक है। और पिग्मी कहाँ रहते हैं, कॉन्गो में रहते हैं। अब इमेज में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आइनू ये जापान की है, ठीक है, आइनू जापान की है। बद्दू कहाँ आपने पढ़ा है, बद्दू अरब की ट्राइब है, यानी अरब का। अब इसकी इमेजेस देख लीजिए जल्दी से, इमेजेस देख लीजिए कहाँ गई, मिल जाओ जल्दी। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा। ये आइनू है, ये जापान की है, ठीक है, ये आइनू है, आइनू। दूसरा देखिए, इसको बताइए, इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है। एक अच्छा खासा इंसान इनके बगल में खड़ा है। आपको क्या ऑब्जर्वेशन, क्या आप निकालना है। इनकी हाइट देखिए,
हाइट ये बहुत छोटे हैं ना हाइट में। ये जो ट्राइब है ये कौन सी ट्राइब है? पिग्मी। आपको याद रखना है पिग्मी है। वर्ल्ड शॉर्टेस्ट ट्राइब है पिग्मी। कहाँ पे है? कॉन्गो में। कॉन्गो की प्रजाति है ये, सॉरी जनजाति है। और इनको देख के बताइए कौन है? ये केनिया की है, केनिया की मसाई। लाल कपड़े पहने हैं ना, इनके कल्चर में लाल कपड़े पहनना है। और डांस करने में ये लोग बड़ा बिलीव करते हैं, डांस बहुत करते हैं। और डांस में सिर्फ जंप करते हैं, एक जगह खड़े होके जंप करते हैं बस। ठीक है, ये कुछ बातें थी इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखो, ये इमेज पड़ी तो है। देखो ये डांस है इनका। ठीक है, ये जंप कर रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। कंपटीशन करते हैं इस तरह करके, कंपटीशन करते हैं बाकी लोगों से, कंपटीशन। और हाइट में देख रहे हैं ये सब बहुत 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 लंबे हैं, हाइट में बहुत बड़े हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अब हो जाएगा। बद्दू कहाँ? अरब। अगर मसाई भी आपको आता होता, मसाई कहाँ का है? केन्या का है। तो डी का टू एक ही ऑप्शन में, आंसर तो आपका वैसे बन जाता। और मसाई के बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए 13वां देखिए, तटरेखा के बारे में बताना है। राज्यों की तटरेखा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी यहाँ पे देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? आप लोगों को पता होगा, गुजरात की है ना। तो गुजरात पता है तो आंसर तो निकल गया ना, डी ऑप्शन। पढ़ना ही नहीं है कुछ और आगे। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीखने के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज सीखने के लिए की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स रिवाइज हो जाए इसलिए की जाती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिए। जैसे टोटल तटरेखा की लंबाई पूछ लेगा तो ये याद रखिए, लगभग 7,500 मोटा मोटा याद रखिए। ठीक है, 7516 किलोमीटर है ये टोटल तटरेखा है, जिसमें मुख्य भूमि की तटरेखा जो है वो लगभग 4,500 किलोमीटर है। और बाकी जो तटरेखा बची, कितनी बची? 2000 कुछ बचेगा, 2100 लिख दे रहा हूँ। 2100 किलोमीटर जो है वो आइलैंड वगैरह की तटरेखा हो जाती है। ठीक है, मुख्य भूमि की 5,500 और आइलैंड वगैरह की 2100 किलोमीटर। तो ये दोनों मिला के वो हो जाती है 7,500। ठीक, अब इन्हीं 5,500 में किस राज्य की कितनी है वो हम लोग को जानना है। तो गुजरात की कितनी है? तो इस 5,500 में गुजरात की है 1200 किलोमीटर। ठीक है, 1214 किलोमीटर ये गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश ही आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की 973, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, कोई बात नहीं। तो तमिलनाडु है, तो आंध्र प्रदेश के बाद फिर तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर। बट ये फैक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा आप लोग ऐसे नहीं समझना कि बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है। ठीक है, सिर्फ 157 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आप सिर्फ मैप को यदि ऑब्जर्व करेंगे ना, सिर्फ मैप को ही ऑब्जर्व कर लेंगे, तब भी आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो ज्योग्राफी में मैप हमेशा ठीक से पढ़ा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। उड़ीसा की भी बता दें, उड़ीसा की 476 है, पर पूछेगा थोड़ी ना कभी। बस शुरुआत के 2-3 याद रखो, बस क्वेश्चन बन जाता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 देखिए। इसका कथन और कारण पढ़िए। कथन में है हिमालय में कोई भी एकल श्रेणी शामिल नहीं है। ये कह रहे हैं कि एकल श्रेणी नहीं है, श्रेणियाँ तीन तरह की श्रेणियाँ हैं। एकल श्रेणी शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम 3 श्रेणियों की एक श्रृंखला शामिल है, जो एक दूसरे के समांतर कम या अधिक दूरी पर तक विस्तारित है। 3 श्रेणियाँ के रूप में तो आप भी इसको देखते हैं। इसको ये जो सबसे बाहर की तरफ, इसको बाह्य हिमालय या फिर अपर हिमालय बोलते हैं ना, और ये मिडिल वाली इसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले को लेसर हिमालय या शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक। तो पहला पॉइंट तो ठीक है। तर्क में है जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो तलछट 3 क्रमिक चरणों में बलित हो गए। देखिए आप लोगों को पता है टेथिस सी में जो भी मलबा था या अवसाद था, वही अवसाद आज हम सभी को पहाड़ के फॉर्म में दिखता है, माउंटेन के रूप में दिखता है। और यही मलबा यूरेशियन प्लेट के इम्पैक्ट से और इंडियन प्लेट के इम्पैक्ट से क्या है, फोल्ड हो गया है। ये मलबा फोल्ड हो गया है, बलित मतलब फोल्डेड है। ठीक है, तो रीज़न भी इसका सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, और इंडियन प्लेट का मूवमेंट तो अभी भी है, एक्सपर्टों का मानना है इंडियन प्लेट का मूवमेंट अभी भी है। इंडियन प्लेट का मूवमेंट रहेगा तो फिर इनकी हाइट क्या होगी, इनकी हाइट बढ़ेगी।
और इन श्रेणियों का जो भी पीक है तो पीक की भी हाइट बढ़ेगी। इसलिए माउंट एवरेस्ट की आज हाइट क्या है, 8,848 मीटर ना बढ़ के 8,850 बोला जा रहा है। ठीक, और ये सिर्फ ऐसा नहीं माउंट एवरेस्ट की बढ़ रही है, बाकी सभी की बढ़ रही है। चलिए आगे चलता है। 15 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे पर्यावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता है। ठीक, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में सस्टेन्ड लिखा है। सस्टेन मतलब सहन करना। तो इन्वायरमेंट की बायोलॉजिकल स्पीस को सस्टेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे वहन क्षमता बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी इसका राइट आंसर है। चलिए 16 देखिए। 16 में माधव गाडगिल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाडगिल समिति एक वेस्टर्न घाट के लिए, वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। वेस्टर्न घाट के लिए 2011 में ये रिपोर्ट आई। ठीक है, इस रिपोर्ट ने ये बताया, गाडगिल साहब ने ये बताया कि पूरे वेस्टर्न घाट का 64% इको जोन में आता है। इको सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। इको सेंसिटिव जोन है मतलब इतना ज़्यादा बड़ा एरिया इन्होंने बता दिया इको सेंसिटिव जोन कि फिर वेस्टर्न घाट पे यदि डेवलपमेंट, यदि कुछ योजनाएं प्रोजेक्ट वगैरह करने हैं तो कैसे करेंगे। 64 लगभग पूरा का पूरा ही इको सेंसिटिव जोन हो गया। और इन्होंने एक चीज़ और बताई साथ में कि कंप्लीट बैन कर दिया जाए, कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन। इस एरिया में कंप्लीट बैन रहेगा, किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी विकास के लिए परमिशन नहीं दी इन्होंने, यानी ऐसा इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। ठीक है, खैर गवर्नमेंट ने इनकी बातें ज़्यादा मानी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद के कस्तूरी रंगन साहब की कमेटी आई थी कि कस्तूरी रंगन, याद रखना। अब ये साहब आ गए तो इन्होंने ये बोल दिया नहीं, 64% एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन नहीं है, सिर्फ 37% इको सेंसिटिव जोन है। इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, मतलब इन्होंने डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की कोशिश की थी कस्तूरी रंगन साहब ने। तो गवर्नमेंट को भी ठीक लगा, 37% है तो इसको तो हम कंजर्व कर सकते हैं, बाकी पे विकास करते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, माइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। तो गाडगिल समिति अब याद रखना पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए था ये। 17 देखिए, 17 आसान है। पार्सेक निम्नलिखित में से किसे नापा जाता है। पार्सेक किसकी यूनिट है। लंबी दूरी यदि नापना है, यदि सेलेस्टियल, दो सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सेलेस्टियल बॉडी के बीच की दूरी यदि नापना है, आपको मेजर करना है तो पार्सेक का यूज करना है। ठीक, तो ये डिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक पार्सेक, यहाँ पे ये डेटा भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, लाइट ईयर। चलिए 18 देखिए, यानी लगभग एक पार्सेक की वैल्यू लगभग 3.5 लाइट ईयर के बराबर है। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के तरल पदार्थ को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ वाइटल रोल इन रीस्टोरिंग बॉडी फ्लूइड। अच्छा, बॉडी फ्लूइड को रीस्टोर करने में कौन से सहायक होते हैं। ठीक, जस्ट फैक्ट है, याद रख लीजिए, सोडियम और कैल्शियम। ठीक, सॉरी सोडियम और पोटेशियम, 1 and 3 सोडियम एंड पोटेशियम, Na और K, आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 देखिए, वैक्सीन के संदर्भ में बताना है। वैक्सीन का सीन आपको पता होगा कि वैक्सीन करता है एक्चुअली क्या है। वैक्सीन का काम आपको पता है कि वैक्सीन का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना, है ना, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना। लेकिन एंटीबॉडीज़ बनाने का काम तो बॉडी करेगी ना, वैक्सीन तो करेगी नहीं। किसी भी रोग की एंटीबॉडी तभी बनेगी बॉडी के अंदर जब बॉडी के अंदर उस रोग का एंटीजन हो, है ना। एंटीजन भी तो होना ज़रूरी है। एंटीजन मतलब रोगाणु समझ लो आप। ठीक है, एंटीजन यानी रोगाणु। अगर बॉडी के अंदर ये वाला रोगाणु है, ठीक है, मान लो एक्स रोगाणु है, तभी तो बॉडी के अंदर एक्स रोगाणु की एंटीबॉडी बनेगी, है ना। अब मान लो शरीर में एक्स रोगाणु है ही नहीं, या फिर एक्स रोगाणु जो है वो अचानक से इतनी ज़्यादा मात्रा में आ गया बॉडी के अंदर, इतनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर आ गया कि एंटीबॉडी बनाने का बॉडी को समय ही नहीं मिला। और बॉडी को जब एंटीबॉडी बनाने का समय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रोगाणु शरीर के सारे ऑर्गन्स पर अटैक कर देंगे।
अगर पहले से एंटीबॉडी बनी होती एक्स रोगाणु की बॉडी के अंदर तो हमारा काम बन जाता। तो बस वैक्सीन का वही काम है कि पहले से रोगाणु को बॉडी के अंदर डाल दो, लेकिन छोटी सी मात्रा में, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में। यानी वैक्सीन का काम क्या हो गया, एंटीजन को शरीर में एंटर कराना, बॉडी के अंदर एंटर कराना, लेकिन छोटी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी मात्रा में, ताकि बॉडी एंटीबॉडी बना ले। और ये थोड़ी सी मात्रा में एंटीजन जो डलेंगे इंजेक्शन के माध्यम से, ये एंटीजन, ये रोगाणु मरे हुई अवस्था में भी हो सकते हैं और जिंदा अवस्था में भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अब जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, इसका मतलब क्या है कि उस वैक्सीन में कोरोना के वायरस आपकी बॉडी में डाले जा रहे हैं, कोरोना के ही डाले जा रहे हैं, तभी तो उस कोरोना की एंटीबॉडी शरीर में बनेगी। लेकिन टीका में होता क्या है, छोटी सी, थोड़ी सी मात्रा में एंटीजन को डाला जाता है, वायरस को डाला जाता है, उसी वायरस को डाला जाता है जिसकी एंटीबॉडी की ज़रूरत है बॉडी को। मतलब पहले से वो सतर्क हो जाए बॉडी और एंटीबॉडी बना ले। अब पहला पॉइंट पढ़िए, वैक्सीन में वही रोगाणु होता है या वही एंटीजन होता है या वही जर्म होता है जो रोग का कारक बनते हैं। यही तो है, वैक्सीन का काम ही यही है। जो रोगाणु बॉडी के अंदर डालोगे उसी रोगाणु की एंटीबॉडी शरीर बना लेगी। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश औषधियों के विपरीत जो रोगों का उपचार या इलाज करती है, वैक्सीन उनका निवारण करती है। ये भी पॉइंट ठीक है, यानी इसके दोनों सही हैं, ठीक है, समझ में आया ना। और जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन ये सब लग रही हैं, उसमें क्या है, उसमें कोरोना वायरस ही है, थोड़ी सी मात्रा में, ठीक। चलिए 20 देखिए, 20 में क्या है, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बताना है। देखो ये 2011 के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो 2011 में यूपी की पॉपुलेशन कितनी थी, इंडिया की कितनी है, इंडिया की थी 121 करोड़, है ना। और यूपी की कितनी थी, लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़। तो ये रेशियो आप निकालेंगे तो वही 17% के लगभग आता है, यानी 16.6% आता है, ठीक। लेकिन अब तो 2021 आ गया, 2021 में यदि इंडिया की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है ना, वो लगभग 140 करोड़ हो रही है, 140 करोड़ इंडिया की। और यूपी की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2021 की, वो 124 करोड़ है, 24 करोड़, 24 करोड़, ठीक। तो कितना फ़र्क आ गया। अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो 121 करोड़ से 140 करोड़, लगभग 19 करोड़ पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ गई है। और यूपी की कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, 4 करोड़ पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ गई है। डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं इसे, ठीक है, डिकेडल ग्रोथ। तो 121 करोड़ का कितना परसेंट है, वो भाग करके देखोगे, 100 से गुणा करोगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। 21 देखिए, विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान कितना है। कृषि व्यापार में पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि व्यापार में लगभग 2.5% का योगदान है भारत का। अब इस क्वेश्चन से हम लोग एक क्वेश्चन और रिवाइज कर लें। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़ा था, पिछले टेस्ट में था शायद, कि कौन सा प्रोडक्ट जो कृषि से संबंधित था सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। बताइए जल्दी से। कृषि उत्पादों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता था वो समुद्री उत्पादों का होता था, ठीक है, समुद्री उत्पाद। सबसे ज़्यादा कृषि उत्पाद हम लोग सबसे ज़्यादा किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए को कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैचिंग करानी है पुस्तक से लेकर। देखो हेयर बर्ड्स तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, इसकी पिक्चर भी हम लोगों ने कई बार देखी है। हेयर बर्ड्स किसकी है, झुम्पा लाहिड़ी साहब की, ठीक है। अभी पिक्चर फिर से दिखा दूंगा तो याद आ जाएगा। हेयर बर्ड्स झुम्पा लाहिड़ी साहब की है, साहब की नहीं, साहिबा साहब की, साहिबा साहब ठीक रहेगा। तो ए का 4 आंसर तो हम लोगों को एक ही ऑप्शन से मिल गया, ठीक है। जेके रोलिंग साहब को जान रहे हैं, जेके रोलिंग साहब वही हैं जो, ये महिला हैं, ठीक है, ये महिला, और ये एडवेंचरस राइटर हैं, एडवेंचर वाली चीज़ें ज़्यादा लिखती हैं। और इनकी मूवी तो आपने देखी होगी, कौन सी है जल्दी से बताइए। हैरी पॉटर इन्हीं ने लिखी थी, ठीक है। हैरी पॉटर की जो स्टोरी है रोलिंग साहिबा ने लिखी थी। तो उनकी अभी हाल ही में एक बुक आई है, कौन सी, द क्रिसमस पिग, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, ये आकाश रानी सन साहब की है, ये साइंटिस्ट हैं।
इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। और बिलीव ये सुरेश रैना साहब की है, ठीक है। इसको जल्दी से देखिए इमेज पे, इसको एक बार देख लीजिए तो याद रहेगा। ये बिलीव आपको याद रखना है किसकी, सुरेश रैना साहब की, ठीक है। और जेके रोलिंग साहिबा की द क्रिसमस पिग, ठीक है, द क्रिसमस पिग। चलिए, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, ये किसकी किताब थी, ये आकाश रानी सन है, ये आकाश रानी सन साहब हैं, ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। और ये हैं जेके रोलिंग साहिबा, देख रहे हैं, ये जेके रोलिंग साहिबा है, ये हैरी पॉटर की कास्ट खड़ी है साथ में, ठीक है, याद रखना। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलता है। तो अब जल्दी से मिला लेंगे, तो इसका आंसर तो निकल के आ ही गया, तो पहले ही ए ऑप्शन हो गया, ठीक। चलिए 23 देखिए, कामी रीता शेरपा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चर्चा में थी कितनी बार, 25 बार, 25 बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 बार ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई हैं। ये वहीं की हैं, ठीक है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, नेपाल की, ये नेपाल की हैं। पहली महिला कौन सी थी, पहली महिला कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, ये 1975 में सब पहली बार जो महिला माउंट एवरेस्ट पे फतेह की थी वो कौन थी, हम लोग उनको पढ़ते हैं फैक्टों में, जुंको ताबेई, ठीक है। ये कहाँ की थी, जापान की, इनको भी याद रखना है। और कामी रीता शेरपा जी जो हैं वो नेपाल की हैं और ये 25 बार चढ़ गई हैं, लेकिन इन्होंने शुरुआत 1975 से नहीं की थी, नहीं तो इनका भी नाम जुंको ताबेई की जगह होता। ये 1994 से चढ़ाई करना शुरू की थी, ठीक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कामी रीता शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 है, नासा क्रिप्टो करेंसी डॉककॉइन, डॉककॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम है, ठीक है, एक टाइप है डॉककॉइन, एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी का। ये बोल रहे हैं कि नासा क्रिप्टो करेंसी डॉककॉइन से वित्त पोषित डॉग 1 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो डॉग नाम की एक सैटेलाइट भी है। अब ये नासा वालों की है या स्पेस एक्स वालों की है, तो पहला हम लोग को क्या करेक्ट करना है, ये नासा नहीं है, ये जो डॉग 1 सैटेलाइट है ये स्पेस एक्स की, ठीक है, स्पेस एक्स जो कंपनी है वो किसकी है, उनको तो जानते होंगे ना, एलोन मस्क साहब की है, एलोन मस्क साहब की है। इन्होंने घोषणा की थी कि क्रिप्टो करेंसी डॉगकॉइन से फंडेड डॉग 1 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और 2022 तक का इनका टारगेट था, 2022 में ये लॉन्च करेंगे, तो 2024 भी गलत है। और ये जो डॉग 1 सैटेलाइट है वो चंद्रमा पर लॉन्च करने की बात हो रही है, ठीक है, तो चंद्रमा पॉइंट ठीक है, यहाँ पे 2024 गलत है बस। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, पहला गलत नासा की वजह से और दूसरा पॉइंट 2024 की वजह से, ठीक है। तो इसका ना तो 1 ना तो 2। एलोन मस्क साहब का नाम याद रखना, इस सैटेलाइट का भी नाम याद रखना। चलिए 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीजोलिथिक साइट नहीं है बताना। मध्य पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी संबंधित, ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े कठिन होते हैं क्योंकि नाम थोड़ी ना याद रहते हैं साइट्स के कि कौन मीजोलिथिक का है, कौन नियोलिथिक का है, कौन बेलियोलिथिक का है। कुछ फैक्ट आपको याद होंगे, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका ये कहाँ है, ये पुरापाषाण का है, पुरापाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, भीमबेटका। तो इस क्वेश्चन में तो पहले तो मध्य पाषाण कौन सा है ये पता करना है, और फिर ऊपर से उत्तर प्रदेश में कौन है कौन नहीं है वो भी, मतलब डबल फैक्ट ये जानना चाह रहे हैं। तो लगनाज जो है वो गुजरात का है, लगनाज जो मध्यकालीन स्थल है ये गुजरात का है, ठीक है, बाकी यूपी के हैं, बाकी यूपी के हैं। तो आंसर लगनाज हो गया, ठीक है, याद रखना, फैक्ट है, क्या कर सकते हैं, याद रखना, ये रटना है। चलिए 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सुल्तानों का प्रारंभ से लेकर अंत तक का, यहाँ पे क्रोनोलॉजी बतानी है, तो जल्दी से देख लेते हैं। अब दिल्ली सल्तनत तो बहुत बड़ी थी, गुलाम वंश से शुरू होता है, ठीक है, और लोधी वंश तक चलता है, ठीक है, लोधी वंश तक चलता है। तो पहले तो हम वंशों का ही यहाँ पे काल लिख ले रहे हैं, क्योंकि वो भी कभी कोई पूछ लेता है कि उसमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था, सबसे कम किसका था, ये सब पूछता है, सबसे ज़्यादा शासन किसने किया, सबसे कम शासन किसने किया। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो किसकी होती है, गुलाम वंश की, ठीक है, गुलाम वंश की। गुलाम वंश के बाद कौन आ जाते हैं, खिलजी, ठीक है, खिलजी के बाद कौन आता है जल्दी से बताइए, तुगलक आ जाता है, ठीक है, तुगलक के बाद सैयद
और सैयद के बाद लोधी वंश। ठीक है, लोधी, ये लोधी वंश का टाइम ये वहीं पहुंच जाएगा, मुगल काल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, हुमायूं के साथ युद्ध इब्राहिम लोधी का पढ़े होगे ना। एक फैक्ट और याद रखना है, इनमें से तुगलक वंश का जो टेन्योर था, शासन करने का समय था, वो सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, बड़ा लिख दे रहा हूँ। खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो सबसे छोटा था। ठीक है, ये 2 फैक्ट याद रखना है। तो ये नसरुद्दीन महमूद द्वितीय ये दिख रहे हैं, ये गुलाम वंश के हैं। ठीक है, ये गुलाम वंश के थे। खिलजी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये खिलजी वंश से हैं। खिज्र खां, ये याद रखना है, खिज्र खां सैयद वंश के थे। ठीक है, खिज्र खां सैयद वंश के थे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो आप इसमें सब सही मैच है, मतलब पहला गुलाम वंश का शासक है, फिर खिलजी वंश का शासक है, फिर सैयद वंश का है, इसके बाद लोधी वंश का है। तो यही तो ऑर्डर है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो पहला ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर मुगल शासक कथक का निपुण नर्तक था। मतलब कथक डांसर भी था, ऐसा कौन सा एक्सपर्ट था, ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था। हम लोग रंगीला साहब के बारे में पढ़ते हैं, रंगीला साहब के बारे में पढ़ते हैं। और रंगीला साहब कौन थे, मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। ठीक, ये लेटर मुगल के शासक हैं, कमज़ोर शासक थे। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक आए वो उतने पावरफुल नहीं थे, उनका युद्ध और साम्राज्य से कोई मतलब ही नहीं था। चलिए 28 देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं एक, और ये इनका मतलब बताना है। ये सारे के सारे मुगल टर्म्स हैं। ठीक है, मुगलकालीन शब्द हैं, मुगलकालीन शब्द हैं। बितिकची जो है, बितिकची, ये सही मैच है। ठीक है, इनको राइटर या फिर रिकॉर्ड कीपर इन्हीं को बोलते थे। मुगलकालीन शब्द जो बितिकची है उसका मतलब था लेखक या रिकॉर्ड कीपर। मुक्ताई जो है, मुक्ताई को फिक्स रेवेन्यू बोलते थे, फिक्स रेवेन्यू डिमांड लीज्ड इन गैस। ठीक है, मुक्ताई को पट्टे पर दी गई नगद निश्चित राजस्व मांग। मुस्ताफ़ी जो है, मुस्ताफ़ी का प्रमुख, मुस्ताफ़ी यानी आज के जो सीएजी है ना, वही उन्हीं को मुक्ताई बोलते हैं, मुस्ताफ़ी बोलते हैं। सीएजी यानी महालेखाकार जो है। तो इसका किससे मैच हो जाएगा, लेखा परीक्षक से, सी का 2 हो जाएगा। ठीक, और अमल गुजार होते थे जो रेवेन्यू चीफ होते थे, रेवेन्यू चीफ, रेवेन्यू के सबसे बड़े अधिकारी, परगना के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उनको अमल गुजार बोलते थे। तो डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना, तो इसका मैच कराएंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का सदस्य था। प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा होगा, ब्रह्म समाज के बारे में उससे पहले जान लीजिए। ब्रह्म समाज स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय साहब। राजा राम मोहन राय साहब कब की थी, ईयर बताएंगे। 1828 में, 1828 में। 1833 में तो ये ख़त्म ही हो गए थे, 1833 में इनकी डेथ हो गई थी, राजा राम मोहन राय साहब की 1833 में डेथ हो गई थी। ठीक है, और इनका ये राजा राम मोहन राय साहब थे जो किसके समय पे थे, बेंटिक के समय पे, लॉर्ड बेंटिक। तो ब्रह्म समाज की एक शाखा थी प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ, 1867 में, मतलब काफ़ी, ब्रह्म समाज के काफ़ी टाइम बाद। और स्थापना किसने की थी, आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, और मेंबर थे इसमें रनाडे साहब और तेलंग साहब, केटी तेलंग साहब। तो पहला जो ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है, ये सदस्य थे, इस समाज के सदस्य थे, ए और बी थे, यानी इससे ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी करेक्ट है। चलिए 30वां देखिए, महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी। फिनिक्स फार्म कहाँ पे स्थापना की गई थी, जल्दी से बताइए। फिनिक्स फार्म का जब भी नाम आए एक नाम जरूर ऐड कर लिया कीजिए, किसका, रस्किन साहब का। ठीक है, रस्किन साहब का। इनकी एक बुक थी, वो भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, अनटू दिस लास्ट। ठीक है, अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने इसी किताब को पढ़ के इंस्पायर हो गई, तो ये इस फॉर्म की स्थापना की थी, फिनिक्स फॉर्म की। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह, नटाल। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन रस्किन साहब का नाम याद रखना, जॉन रस्किन साहब का। और स्थापना हुई थी 1904 में।
फिर 6 साल बाद 1910 में एक फार्म और आया, कौन सा? टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है। चलिए ठीक, 31 देखिए, पुराना क्वेश्चन हो गया लेकिन इम्पोर्टेंट है, आसान भी है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ये 103 संशोधन अधिनियम था, ठीक है, 103वां था। चलिए 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 आपने देखा है? देखो आर्टिकल 21 को कई तरीके से इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और बहुत सारी निहित बातें जो हैं इस आर्टिकल में, वो निहित बातों का उल्लेख किया हुआ है। और निहित बातों में कम से कम 35 से 40 बातें और हैं, यानी 35 से 40 फंडामेंटल राइट्स और ऐड हो जाते हैं किस में? आर्टिकल 21 में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आर्टिकल 21 में तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, सिर्फ एक लाइन लिखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक लाइन को बढ़ा के कितना कर दिया? 35 लाइन कर दिया, 35 पॉइंट में विभाजित कर दिया, मतलब 35 राइट्स और बताई कि इसमें ये सब राइट्स अधिकार जो हैं वो इसी में निहित हैं 21 में। देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन में PDF में ओपन किया हूँ, 21 देखिए, आर्टिकल नंबर 21 देखिए, उसमें लिखा क्या क्या है? 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दिख रहा है आपको? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, आगे पढ़िए, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये आगे एक्सेप्ट करके रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि इस्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 तो कभी इसका उल्लंघन होता नहीं है। अच्छा कमेंट करके बताना, आर्टिकल 20 और 21 ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी नागरिक से छीने जा सकते हैं? कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आर्टिकल 21 में उसमें निषेधा का अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी तो न्यूज में था पिछले साल, इसको तो फंडामेंटल राइट घोषित ही कर दिया था। बाकी तुरंत मुकदमे का अधिकार, सोने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना का अधिकार, एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार, मतलब कैदी को भी जेल में अकेला नहीं रखना भाई, कम से कम 2 लोग रहे, नहीं तो अकेला रह के पगला जाएगा। और भी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चारों हैं आर्टिकल 21 में, ये चारों हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं वो आप लोग याद रखें हमेशा, क्योंकि पूछता है। इन आर्टिकलों में वो चीज़ लिखी हुई है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कब कब काम कर सकती है, ठीक। जैसे आपको याद रखना है 250 या 249, ठीक है, 249, 250, 252 और 253, ठीक है। 249 में पार्लियामेंट राज्य सूची में विषय बना सकती है जब नेशनल इंटरेस्ट वाली बात हो, ठीक है, राष्ट्रीय हित की बात हो। याद रखना, ये शब्द याद रखना, नेशनल इंटरेस्ट। 250 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी का यदि ड्यूरेशन रहे तब स्टेट लिस्ट में काम कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक। 252 में है 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसे, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को ऐसा लगे कि यहाँ कानून बनना चाहिए स्टेट लिस्ट में, तब 250 के तहत पार्लियामेंट एनेक्ट कर देती है लॉ को, ठीक है। और 253 में यही पॉइंट है 1 वाला, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत यदि कोई बात होगी और लॉ बनाने की ज़रूरत है यदि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में, तो वो 253 के तहत बना देती है, ठीक है। ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो पहला पॉइंट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। ये तो 253 ही लिखा है, ठीक है, 253 ही लिखा है, आर्टिकल 253। ऑप्शन 2 उसका एप्लीकेशन है कि 253 के तहत क्या क्या पार्लियामेंट ने किया है अभी। तो जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम 1960 का एक ऐसा कानून है जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत लागू किया गया था, ठीक है। और भी कानून है ऐसे, जैसे प्लेन हाईजैक का एक एक्ट है, प्लेन हाईजैक, ठीक है, प्लेन हाईजैक 1982। तो इसके दोनों पॉइंट ठीक है, दोनों पॉइंट करेक्ट है। चलिए 34 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है।
ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग करते हैं? ईंट निर्माण के लिए कैसे चाहिए? लाल मिट्टी चाहिए, रेड मिट्टी चाहिए और छोटे छोटे कंकड़ वाली चाहिए। तो ऐसी मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी होती है ऐसी। और लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइए? ये जो वेस्टर्न घाट का पश्चिमी भाग है, यहाँ पे लेटराइट की मात्रा ज़्यादा है। तो आंसर तो डी हो गया। इसका थोड़ा सा मैप देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये जो रेड कलर में दिख रहा है लेटराइट है, ये कलर जो दिख रहा है, लोकेशन दिख रही, ये लोकेशन दिख रही, ये यहाँ पे ये जो खांसी जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर दिख रही है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ें। तो 34 का लेटराइट सॉइल हो गया, ठीक। 35 देखिए, डैम्पियर होजेस रेखा के बारे में बताना। डैम्पियर जो है ये भी लेफ्टिनेंट है, होजेस साहब हैं ये भी लेफ्टिनेंट हैं। ये दोनों क्या थे? सर्वेयर थे, सर्वेयर थे, सर्वेक्षण करने वाले। इन्होंने सुंदरबन डेल्टा को डिमार्क किया था, ठीक है? मार्क किया था बाउंड्री लाइन से। उसी बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं? डैम्पियर होजेस रेखा। तो सुंदरबन को डिमार्क किया था, ठीक है? ये भारत और म्यांमार के बीच ये सब गलत है। और ये जो रेखा खींची गई थी, रेखा खींची जाने का मतलब फिजिकली नहीं खींची जाती है, ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये 1828 की है, ठीक है? 1828 की। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 1828 से एक बात और याद आई हम लोगों को, क्या 1828 में किसकी समाज हुई थी? किस समाज की? ब्रह्म समाज की, ठीक है? ब्रह्म समाज की। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। ये किसके समय के थे? बेंटिक के, लॉर्ड बेंटिक। ये डिमार्केशन देख लीजिए, लाइन देख लीजिए, ये देखिए, ये लाइन दिख रही है रेड कलर की, ये डैम्पियर होजेस लाइन है, ठीक। तो सुंदरबन डेल्टा को, या सुंदरबन जो सुंदरबन है, फॉरेस्ट है, उनकी उत्तरी सीमा को ये लिमिट कर रही है, मार्क कर रही है, ठीक है? याद रहेगा। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। माता टीला बेतवा नदी, ठीक है? बेतवा नदी जॉइंट वेंचर में काम करता है यूपी प्लस एमपी का, ठीक है? ये डैम ललितपुर में है, ललितपुर में, ठीक है? ललितपुर यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है। सबसे नीचे देखना मैप पे, यूपी की श्रीलंका की तरह है, तो ये यूपी का है, तो ये तो सही मैच है, ठीक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी टेस्ट सीरीज में पूछ लिया। पहले टेस्ट में सिंगूर बांध तेलंगाना का है, ये कलाड़ा बांध कहाँ का है? गुजरात का है। कोयल कारो ये बिहार का नहीं होगी, कहाँ का है? झारखंड का, झारखंड का है। बिहार गलत मैच है, तो ये पॉइंट डी पॉइंट करेक्ट है, ठीक है? सुमिलित नहीं बताना है ना, तो पॉइंट डी सही है। 37 देखिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सेलिब्रेट कब करते हैं? नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, तो ये हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में, पहले सप्ताह में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? WBI, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 38 देखिए, 38 पूछ रहा है प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के पॉसिबल कॉजेस पूछ रहे हैं। प्रवाल समझते हैं, प्रवाल क्या है? प्रवाल एक एनिमल है ना, प्रवाल एक एनिमल है। जो प्रवाल के साथ भित्ति लिखा रहता था, भित्ति उनके घर होते थे, ठीक। और ये भित्ति स्केलेटन के फॉर्म में होती थी, स्केलेटन के फॉर्म में होती थी। और ये स्केलेटन किसका होता था? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। प्रवाल यदि समझ में नहीं आता हो ना, तो यूट्यूब पे देख लेना, प्रवाल का फीडिंग देख लेना, प्रवाल खाना कैसे खाते हैं, इसका यूट्यूब पे बहुत तमाम वीडियो पड़े हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको सीधा आपको इमेज पे ले चलते हैं, ठीक है? इमेज पे ले चलते हैं ताकि आसान हो जाएगा। देखिए पहले इमेज दिखा दें, ये जो क्या है, ये प्रवाल है, ठीक है? ये प्रवाल भित्ति है। ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये सुंदर सुंदर सा कलर दिख रहा है, ये प्रवाल का खुद का कलर नहीं है, ठीक है? प्रवाल के ऊपर, कोरल एनिमल के ऊपर ये जू जेंथली चिपके हुए हैं, जू जेंथली, ये आपको याद रखना है। जू जेंथली एक एलगी का नाम है जो हर कलर में अवेलेबल है, ठीक है?
प्रवाल इन्हीं के कारण कलर्ड हैं। अब सोचो ये गायब हो जाएगा यदि प्रवाल से, तो वो तो कलरलेस, प्रवाल जो है वो कलरलेस हो जाएंगे। तो टेम्परेचर ज़्यादा करा के अपन जूज एंथली को हटाना है, इसको हटा दोगे तो आप कोरल विरंजन करवा दोगे। ठीक है, सिंपल सा है। एक चीज़ और याद रखना है, इन दोनों में, जूज एंथली और प्रवाल में, कोरल में और जूज एंथली में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब समझते हैं, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे? जूज एंथली जो है वो अपने फूड खुद से बनाते हैं, एनर्जी सोर्स वो खुद है। ठीक है, अपना फूड का निर्माण खुद से करते हैं, जिससे वो जिंदा रहते हैं। तो प्रवाल का यही तो भोजन है, प्रवाल का फूड जो है वो खुद जूज एंथली हैं। ठीक है, तो प्रवाल को क्या फ़ायदा है? उनको खाना मिल जा रहा है। और जूज एंथली को क्या फ़ायदा है? उनको रहने का स्थान मिल जा रहा है, हैबिटेट मिल जा रहा है। ठीक है, जूज एंथली को प्रवाल से, कोरल से क्या मिल रहा है? हैबिटेट, यानी रहने का स्थान। ठीक है, प्रवाल को जूज एंथली से क्या मिल रहा है? फूड। ठीक है, एक दूसरे को फ़ायदा है, इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्लियर है? अब ऊपर आइए, इसको एक को उठा लीजिए, किसी एक को पकड़ लीजिए, उसी ऊपर क्रॉस सेक्शन उसी एक चीज़ का दिखाएं। ठीक है, एक कोरल का दिखाएं। ये आपको एक कोरल दिख रही है, ये आपको गोला दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन इस बड़े से गोले में दिखाया है, और यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से जूज एंथली चिपके हुए दिख रहा है। यहाँ पे जो ये जूज एंथली लिखा है, जूम कर दूँ, जूज एंथली क्या है? ये एलगी हैं। ठीक है, कलर्ड एलगी हैं। बस टेम्परेचर राइज होने से, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने से जूज एंथली कोरल से ये निकल जाते हैं। अब इस बात पर एक्सपर्टों ने भी ठीक से नहीं बताया कि टेम्परेचर राइज होने पर ये कोरल जूज एंथली को खुद से छोड़ देते हैं या फिर जूज एंथली खुद से कोरल से अलग हो जाते हैं। इसके बारे में नहीं पता, बस हम लोगों को भी इतना जानना है कि टेम्परेचर राइज होने पर जूज एंथली कोरल से अलग हो जाते हैं। और जूज एंथली जो कलर्ड हैं अलग अलग हो जाएंगे, तो उनकी हालत कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये विदाउट जूज एंथली हैं, ये कोरल विदाउट जूज एंथली हैं। अब जब जूज एंथली तो इनका खाना होते थे, अब जूज एंथली नहीं रहेगा तो इनको खाना कौन देगा? तो ये डाइंग की स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, डाइंग की स्टेज में। कोरल विरंजन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोरल मर गए, ठीक है, लेकिन मरने की स्थिति में आ गए, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर जब फिर से कम हो जाता है तो जूज एंथली वापस फिर से कोरल पे आ जाते हैं, और वो फिर से वैसी स्थिति में आ जाते हैं, फिर से ऐसे ही हो जाते हैं, रंग बिरंगे। ठीक, हाँ, लेकिन ज़्यादा दिन तक यदि टेम्परेचर राइज रहा पानी में और जूज एंथली वापस नहीं आए तो फिर वो मर जाते हैं, फिर उनकी स्थिति ऐसे ही हो जाती है। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए अब आप इस क्वेश्चन पे चलें। अब विरंजन का क्या क्या कारण हो सकता है? जल का तापमान बढ़ना, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ही। प्रदूषण रहेगा, बिल्कुल प्रदूषण रहेगा तब भी जूज एंथली भाग सकता है। अत्यधिक निम्न ज्वार, देखो निम्न ज्वार रहेगा, निम्न ज्वार का मतलब समझ रहे हैं? अब आपको पता है कि कोरल कहाँ रहते हैं? गहरे पानी में थोड़ी ना रहते हैं, छिछले पानी में रहते हैं। ठीक है, और यदि ज्वार नहीं आएगा तो छिछला पानी और छिछला हो जाएगा, और छिछला होने से टेम्परेचर, फिर सन की रेज ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी ना। कोई चीज़ ज़्यादा छिछली हो जाएगी तो सन की रेज ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी उस चीज़ पे, है ना। तो फिर टेम्परेचर राइज करेगा, तो फिर दिक्कत होगी प्रवाल को, तो फिर विरंजित हो गई वो ब्लीच हो गई। तो निम्न ज्वार भी एक समस्या है कोरल विरंजन के लिए। ठीक है, और संक्रमण, ये तो फिर नेचुरल चीज़ है ही, संक्रमण किसी भी चीज़ में आ जाएगा तो भाई उसको नुकसान होगा। तो ये चारों के चारों कारण है। ठीक है, चारों के चारों कारण है विरंजन के। चलिए 39 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। मेघदर्शी, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो आसान हो गया, अगर देवनागरी भाषा में लिखा होता नेफोस्कोप, ऐसे लिखा होता नेफोस्कोप, तब तो कठिन हो जाता ना क्वेश्चन। तब जान लीजिए, इसको ऐसे भी याद रखना, नेफोस्कोप से भी याद रखना। बादल की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापता है, ये करेक्ट मैच है। फोनोग्राफ, मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये भी सही मैच है। ठीक है, आपने सिग मैनोमीटर के बारे में पढ़ा होगा, रक्त दाब माप। हिंदी से पता चल रहा है कि दाब को माप करेगा, है ना, प्रेशर को मेजर करेगा, टेम्परेचर को थोड़ी ना मेजर करेगा। तो ये तो गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत है, ये मैच नहीं है और अनमैच ही पूछा है। कैथोडोमीटर, ये भी जान लीजिए, मेजर्स वर्टिकल डिस्टेंस, ऊर्ध्वाधर दूरी को मापता है, उसे क्या बोलते हैं? कैथोडोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेटली अलग अलग इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना। चलिए 40 देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एसिड रेन किसके कारण होती है आपको पता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, यानी SO2 और N2O से।
और ये सब आते कहाँ से? कारखानों की चिमनी से, ठीक है, कारखानों की चिमनियों के धुएं से, ठीक है। तो जितना विनिर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनियां ये सब अपना काम करेंगे तो ये वाली समस्या रहेगी। यही तो है ना, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ये हमेशा क्लास रहता है इसका। खैर अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, मफलर आ गए, मफलर लगाइए चिमनीज़ में। अब तो काफ़ी टेक आ चुके हैं इन सबको कम करने के लिए, तो इसका भी ऑप्शन हो गया, ठीक। तो आज 40 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कल से 41 और से 80 करेंगे क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।